हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जो कि हमारे उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है। बाकी अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तुम्हारे सेमेस्टर नंबर 1 में होगा, और कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना कोई सेमेस्टर्स में जरूर दिया हुआ होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। तो ऑल ओवर इंडिया सिलेबस बिल्कुल सेम है, तुम आराम से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। हम उड़ीसा के हिसाब से यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। उड़ीसा के थर्ड सैम के अंदर ये दिया हुआ है। ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस के अंदर प्लानिंग का टॉपिक शुरू किए थे। यूनिट 1 तो कंप्लीट हो चुका था। प्लानिंग शुरू किए थे, हम देखे थे प्लानिंग क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बैरियर्स है प्लानिंग का। ये हम सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो हम समझेंगे ये प्रीमाइसेस होता क्या है, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप को जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना अपने आप को। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लस कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस। तो आज जब हम फ्यूचर के बारे में प्लान बनाते हैं, तो वो जो प्लान है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। हम कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में एजम्पशंस लेते हैं और उस एजम्पशंस के बेसिस पे हम प्लान्स बनाते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ये एजम्पशंस क्या होते हैं, कैसे ये एजम्पशंस लिया जाता है, और कौन कौन से टाइप ऑफ एजम्पशंस होते हैं। राइट, देखना। Planning premises are those basic assumptions upon which the process of planning proceeds. तो फ्यूचर के बारे में कुछ बेसिक एजम्पशंस लेना पड़ता है हमको, उसके बाद ही हम प्लान बना सकते हैं। आज हम प्लान बना रहे कि नेक्स्ट 5 इयर्स हम क्या करेंगे, तो हमको कुछ एजम्पशंस लेना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट 5 साल में क्या सिचुएशन होगा, इंडिया क्या कहाँ पहुंचेगा, जीडीपी क्या होगा, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो चल रहे होंगे। ऐसा कुछ एजम्पशंस लेना पड़ेगा और उस एजम्पशंस के बेसिस पे हम आज प्लानिंग करेंगे अबाउट द future, right? Planning involves making a choice of action on the basis of assumptions of what is likely to happen in the future. तो हम assumption लेते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, and such future is always uncertain. Obvious सा बात है, फ्यूचर हमेशा क्या होता है, फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होगा। मतलब हम कभी भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर कैसा होगा। हाँ, हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा रहेगा, बट हम सर्टन नहीं हो सकते, हम 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन, राइट। These assumptions or premises are called as postulates. ये जो premises है, ये जो assumptions है, इसको planning postulates बोला जाता है। मतलब planning इसके basis पे किया जाता है, right? A manager try to make assumptions on the basis of likely happening in future. Future में क्या हो सकता है, उसके basis पे हम assumptions लेते हैं। In case the assumption of premises happens as assumed earlier, then decisions will be proper. तो हम जैसा assume किए थे, अगर वैसा हुआ तो हमारा डिसीजंस जो है वो सही होने का चांसेस ज्यादा होगा। In case the premises change, then plans will have to be modified. ठीक है, अगर प्रीमाइसेस बदलता है, हमारे एजम्पशंस बदलते हैं, हमारा फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन बदलता है, तो उसके हिसाब से हमारा प्लान्स भी जो है चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर हमारा एजम्पशन सही बैठता है फ्यूचर के बारे में, तो हम जो प्लान्स बनाए हैं वो प्लान्स भी बैठेगा, प्लान्स भी प्रॉपरली वर्क करेगा। बट अगर हमारा एजम्पशंस गलत हुआ, अगर हमारे एजम्पशंस को चेंज करना पड़ा, अगर हमारे प्रेडिक्शंस को चेंज करना पड़ा, तो हमारे प्लान्स को भी फिर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर?
Such premises constitute the grounds on which the plan stands. तो प्रीमाइसेस के बेसिस पे ही हम प्लान्स बनाते हैं. तो प्लान किस पे टिका हुआ है? प्लान टिका हुआ है प्रीमाइसेस के ऊपर. हम क्या एजम्पशंस ले रहे हैं फ्यूचर के बारे में, उसी के हिसाब से हम हमेशा प्लान्स बनाएंगे. राइट. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान. तो पहला आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लान्स. नाम से पता चलता है इंटरनल मतलब जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसपे हमारा कुछ हद तक कंट्रोल होगा, और जो एक्सटर्नल प्रीमाइसेस होगा वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा. राइट. देखना, इंटरनल प्रीमाइसेस आर दोज फैक्टर्स which exist within the firm or which belong to the firm's own climate. These premises are commitments for resources, sources of raw material. हमारे पास क्या resources है, हम कहाँ से raw material लाते हैं, बाकी इक्विपमेंट्स कहाँ से लाते हैं, हमारा सेल्स फोरकास्ट क्या है, हमारे पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स क्या है, ये सब कुछ हमारे हाथ में है. हमारे पास कैसे लोग हैं मैनेजमेंट में, कैसे एम्प्लॉयज हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं वो लोग, ये सब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है. ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें हैं, इसीलिए इसको बोला गया है इंटरनल प्रीमाइस. ऑल दिस फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल. ये क्या है? कंट्रोलेबल है. मतलब हमको ये पता है और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. राइट. सेकेंड आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, जो है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, जिसपे हमारा कुछ खास कंट्रोल नहीं है. ठीक है. दिस रिलेट टू जनरल बिजनेस एनवायरमेंट कंडीशंस व्हिच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जनरल बिजनेस एनवायरमेंट है जो सबको प्रभावित करता है, जो हमको भी प्रभावित करेगा और हमारे जैसे जितने और बिजनेसेस होंगे उन सबको ये इम्पैक्ट करेगा. जैसे कि गवर्नमेंट का फिलॉसॉफी है ना, पॉलिटिकल पार्टी का फिलॉसॉफी, गवर्नमेंट का, आरबीआई का फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज, पॉपुलेशन का ट्रेंड, लोगों का एजुकेशन लेवल, लोगों का इनकम लेवल, ये सब कुछ इम्पैक्ट करेगा हमको भी और हमारे जैसे बाकी सारे प्लेयर्स को, बाकी सारे फर्म्स को, जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है. हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी को, गवर्नमेंट रूल्स को, या फिर फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज को, पॉपुलेशन को, एजुकेशन को, ये सब को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इसीलिए सब किसके अंदर आता है? एक्सटर्नल प्रीमाइसेस के. क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल. नाम से पता चलता है कंट्रोलेबल मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल है, हम जिस प्रीमाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. जनरली जो इंटरनल वाला प्रीमाइसेस है वो कंट्रोलेबल है, और जो एक्सटर्नल वाला प्रीमाइसेस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल होगा. क्लियर? देखना, there are some factors which are within the control, जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा कंट्रोलेबल के अंदर. दिस फैक्टर इंक्लूड मैनेजरियल पॉलिसीज, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, रूल्स हो गया, ये सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये सब किसके अंदर आएगा? कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस के अंदर. ठीक है. There are certain factors over which management has no control. कुछ फैक्टर्स है जिन पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, जैसे कि एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दिए, कोई वॉर हो गया, नेचुरल कैलामिटीज आ गया, कोई नया इन्वेंशन आ गया, इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है. और ये सब किसके अंदर आएगा? अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस के अंदर. ठीक है. There are some factors over which management has some control. कुछ चीजें हैं जिसपे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है, मतलब हम कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते. इनको हम क्या बोलेंगे? सेमी कंट्रोलेबल फैक्टर्स.
Such factors may be efficiency of वर्कर एफिशिएंसी कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइसिंग कुछ हद तक अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्या मार्केटिंग करना है, ये सब ऐसे चीजें हैं जिसपे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है। मैनेजमेंट डज नॉट हैव फुल कंट्रोल तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल है हमारा। तो ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब आएगा सेमी कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो तीन हो गया इसमें, एक हो गया कंट्रोलेबल जिसपे हमारा 100% कंट्रोल है, दूसरा हो गया अनकंट्रोलेबल जिसपे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और तीसरा हो गया सेमी कंट्रोलेबल जिसपे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं बट पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रीमाइसेस। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जैसे क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हो गया टेंजिबल प्रीमाइसेस। और जिसको क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हो गया इनटेंजिबल प्रीमाइसेस। ठीक है, देखना, टेंजिबल प्रीमाइसेस आर दोज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है वो हो गया टेंजिबल प्रीमाइसेस। ठीक है, intangible premises are just assumed and cannot be expressed in quantity। जिसको हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो आ गया इंटेंजिबल प्रीमाइसेस। सबसे बड़ा इंटेंजिबल का एग्जांपल है रेपुटेशन, which is also called as goodwill। All these premises have great influence on the decision making process। तो ये सारे जो premises हैं, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, इंटरनल, एक्सटर्नल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये सारे प्रीमाइसेस का बहुत इंपैक्ट है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब है जो एजम्पशंस हम ले रहे हैं फ्यूचर के बारे में, और उस एजम्पशंस के बेसिस पे हम आज प्लान्स बनाते हैं। कौन कौन से टाइप का प्रीमाइसेस होता है? फर्स्ट हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, सेकेंड हो गया कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस, एंड तीसरा हो गया टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रीमाइसेस। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है बैरियर्स टू प्लानिंग। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं तुमको इन अ टॉपिक कॉल्ड एज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। पिछले वीडियोस के अंदर कवर था ये। तो बैरियर्स उसी के जैसा ही है, हम पढ़ेंगे इसको भी, बट बैरियर्स या लिमिटेशंस दोनों एक ही चीज है। एग्जाम में हम इंटरचेंज करके पॉइंट्स को आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला बैरियर, लैक ऑफ रिलायबल डेटा। जो 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 फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे हम प्लान बना रहे हैं, कई बार वही फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो डेटा सही नहीं होता, और जब वो डेटा ही सही नहीं होगा तो उन डेटा के बेसिस पे बनाया हुआ प्लान्स वो भी गलत साबित होगा। राइट? प्लानिंग इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स supplied to the planners। If the data on which decisions are based are not reliable, अगर डेटा ही रिलायबल नहीं है, then decisions based on such information will also be unreliable। तो अगर डेटा ही रिलायबल नहीं रहा तो उस डेटा के बेसिस पे जो डिसीजंस हम लेंगे वो डिसीजंस भी सारा अनरिलायबल होगा। क्लियर है? सेकेंड, difficulty in selecting the best alternative, as planning involves selection of one alternative out of many alternatives। तो ये एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना कई बार बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। ठीक है, देखना, in planning a number of alternatives are developed and one best one is selected। फाइंडिंग आउट द बेस्ट अल्टरनेटिव इज अ डिफिकल्ट टास्क। बेस्ट को सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। There may be a difference among managers about the most suitable alternative। Different managers have identified different alternatives as the most suitable, but one it's to be accepted। So selection of one alternative is very difficult task।
राइट। तो जब बहुत सारा अल्टरनेटिव है तो कोई मैनेजर को लग रहा है कि ये वाला अल्टरनेटिव बेस्ट है, कोई मैनेजर को लग रहा है ये अल्टरनेटिव बेस्ट है, कोई मैनेजर को लग रहा है ये अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो तीनों में से कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, कई बार ये सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, डिफिकल्ट इन टेकिंग क्विक डिसीजंस। जल्दी जब डिसीजन लेने का टाइम आएगा, जब क्विक डिसीजंस लेने का समय आता है, तब प्लानिंग फेल हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग इन्वॉल्व्स a lot of analysis, a lot of data, it is a time consuming process। और जब क्विक डिसीजंस लेने का समय आएगा तो फिर हम प्लानिंग पे रिलाय नहीं कर पाएंगे, राइट। देखना, sometimes quick decision need to be taken for benefiting from a particular situation। कई बार जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है कोई सिचुएशन का बेनिफिट उठाने के लिए। There may be sudden development which are not anticipated earlier and quick decisions need to be taken। If proper process of planning is followed, then it may take more time to arrive at a particular conclusion and opportunities may not remain up to that period। तो अगर प्लानिंग का पूरा प्रोसेस हम लगाएं तो कई बार डिसीजन लेने में लेट हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि जब हम डिसीजन लेंगे तब सिचुएशन वो ना रहे जो हम सोचे थे, राइट। तो प्लानिंग रेस्ट्रिक्ट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग को फॉलो करने से हम क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लान प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ प्लानिंग इज समटाइम रिड्यूस्ड। कई बार प्लानिंग फेल हो जाता है, काम नहीं करता, क्योंकि बहुत समय लगता है प्लानिंग करने में। Planning is a time consuming process and actions on various operations may be delayed because proper planning has not been done। तो कई बार बहुत लेट होता है प्लानिंग के वजह से। द डिले में रिजल्ट इन लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। और कई बार इतना लेट हो जाता है कि हमारे से अपॉर्चुनिटी ही मिस हो जाएगा। When time is of essence, the advanced planning loses its utility। अगर टाइम एसेंस है, मतलब जल्दी डिसीजन लेने का समय है, अगर जल्दी डिसीजन लेने का जरूरत है कोई सिचुएशन का बेनिफिट उठाने के लिए, तो वहां पे प्लानिंग फेल करेगा, क्योंकि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। When certain circumstances and urgent action is needed, then one cannot wait for the planning process to complete। तो जब बहुत क्विक डिसीजंस लेना पड़ता है, बहुत जल्दी डिसीजंस लेना पड़ेगा, वैसे सिचुएशंस के अंदर हम प्लानिंग का वेट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव। बहुत महंगा पड़ता है प्लानिंग करना। एज हम पहले भी पढ़े हैं, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, मेंटल एक्सरसाइज है, और बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव होता है। और कई बार इतना एक्सपेंसिव होता है कि छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग नहीं कर पाते, प्लस बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे प्लानिंग पे रिलाई नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, और हो सकता है जितना खर्चा हो रहा है उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा हमको प्लानिंग करके, राइट। देखना, द प्लानिंग प्रोसेस वेरी एक्सपेंसिव। द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन and testing of various courses of actions involve great amount of money। Sometimes expenses are so prohibitive that small organizations cannot afford to use planning। छोटा ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग नहीं कर पाता। The long term planning is a luxury for most of the concerns because of heavy expense। तो इसको एक लग्जरी के जैसे लिया जाता है, क्योंकि बहुत महंगा है, तो सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर पाते हैं। The utility derived from planning in no case should be less than the expenditure। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना फायदा मिलेगा हमको प्लानिंग से, उससे ज्यादा खर्चा हो जाए। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि प्लानिंग में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, और उस प्लानिंग से हमको कितना का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्लानिंग। क्लियर। According to Henman, the cost of planning should not be in excess of its contribution, and wise managerial judgment necessary to balance the expense of preparing the plans against the benefit derived from them। तो वही बोल रहा है कि प्लानिंग का जो खर्चा है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स ऑफ द प्लानिंग। क्लियर है।
नेक्स्ट, external factor may reduce utilities. Beside internal factor, there are external factors too, which adversely affect planning. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि हमारे कंट्रोल पे भी नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज, लीगल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, ये सब हमारे कंट्रोल पे नहीं है। और कई बार इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से हमारा प्लान जो है वो फेल हो सकता है। दिस फैक्टर्स में बी इकोनॉमिक, social, political, technological, or legal. The general national and international climate also affects the limitation of planning process. तो कंट्री का environment nationally और international क्या हालात है, क्या conditions हैं, उसके हिसाब से भी बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है और ये सब हमारे कंट्रोल पे नहीं है। इसीलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग फेल हो जाए बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, सडन इमरजेंसीज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सडन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम प्लानिंग पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, राइट? तो ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। एंड लास्ट है पॉइंट नंबर 8, रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब होता है कोई भी पर्सन चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, कोई भी पर्सन चेंज को मना करता है। रेजिस्टेंस मतलब एक बार मना करता है वो हमेशा, जब कोई भी बदलाव आता है तो अ ह्यूमन बीइंग नेवर वांट्स अ चेंज, तो ह्यूमन बीइंग हमेशा रेजिस्ट करता है, मना करता है चेंज करने से, राइट? मोस्ट ऑफ द पर्सन जिन्हें डू नॉट लाइक एनी चेंज, मैक्सिमम लोग कुछ भी चेंजेस पसंद नहीं करते। Their passive outlet to new ideas become limitation of planning. और वो कुछ भी नया नहीं सोचना चाहते, और क्योंकि वो कुछ भी नया नहीं सोचना चाहते, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है प्लानिंग का। Planning often implies changes which the executive would like to ignore, hoping they would not materialize. तो कई बार प्लानिंग के वजह से बहुत सारा चेंजेस करना पड़ सकता है हमको, और बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे मैनेजमेंट जो है, हो सकता है ये चेंज को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग जो है चेंज के तरफ रेजिस्ट करता है, मतलब मना करता है वो। The notion that things planned for future unlikely to happen is not based on logical thinking. It is the planning which helps in minimizing future uncertainty. तो प्लानिंग फ्यूचर का अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करता है, बट कोई भी चेंज जो प्लानिंग बोल रहा है, प्लानिंग की वजह से जो भी चेंजेस करना पड़ेगा वो चेंज इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और रियल लाइफ के अंदर कई बार डिफिकल्ट होता है उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करना बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस टू चेंज। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट बैरियर्स टू द इफेक्टिव प्लानिंग। पिछले क्लासेस के अंदर हम लिमिटेशंस भी पढ़े थे, तो लिमिटेशंस और बैरियर्स का पॉइंट को मिला के आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए हम इतना में रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। टेलीग्राम लिंक होगा, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे सब कुछ डिटेल में अवेलेबल है। थैंक यू एंड बाय बाय।